जी, कौन और कहाँ से? उबैदुर रहमान सुलेमानी अब्ताबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि औलाद अल्लाह की तरफ से अता करदा बहुत बड़ी नेमत है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ख़वातीन बेचारियाँ डॉक्टर हज़रात के पास बहुत ज़्यादा रुख करती हैं। जी, जब वो लेडी डॉक्टरों के पास जाती हैं तो वहाँ पर उनको बहुत सारी अद्वियात लिख दी जाती हैं, यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लिख दिए जाते हैं। तो अक्सर मेडिकल स्टोरों पे हमने देखा है वो ख़वातीन इतनी बड़ी लिस्ट होती है कि 4000 5000 की उनकी मेडिसिन बन जाती हैं और साथ इंजेक्शन भी लिखे होते हैं। मेरा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये इतनी ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं और हर एक एंटीबायोटिक क्या इस प्रेगनेंसी में सेफ होता है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अल्ट्रासाउंड भी हद से ज़्यादा करवाए जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड से ये नुकसानात होते हैं कि नहीं होते? बच्चे की सेहत पर कितने कुछ असरात पड़ते हैं? और जी, बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर नुदरत क्या कहेंगी आप? जी, बहुत अच्छा सवाल है एंड आई एम ग्लैड कि किसी ने ये पूछा। पहला सवाल का हिस्सा ये था कि बहुत सारी अद्वियात लिख दी जाती हैं जिनका मिसकैरेज हो चुका होता है। कोई भी मुस्तनद डॉक्टर अगर वो नुस्खा लिखेगा उसमें कोई ऐसी दवा या टीका नहीं होगा जिसका आने वाली प्रेगनेंसी या बच्चे पे कोई मुज़िर असर होगा। कोशिश ये की जाती है कि अगर तो हमें कोई कॉज या वजह मालूम हुई थी पिछली मिसकैरेज की, एक मिसकैरेज होना कोई गैर मामूली बात नहीं। इनफैक्ट अगर हम आपको ये बताएं कि जब पहली कंसेप्शन होती है उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन 1 in 10 है, और ये हम बात कर रहे हैं 20 से 25 साल की उम्र की ख़वातीन में। और अगर यही उम्र हम आगे बढ़ाकर चलें कि 30 और 35 में क्या है, ये परसेंटेज बढ़ती चली जाती है। मे बी इट इज़ 3 in every 10 प्रेगनेंसीज, और 40 पे तो 5 in 10 प्रेगनेंसीज। सो पहली कोशिश ये की जाती है जिन ख़वातीन का अगर तो सिर्फ एक मिसकैरेज हुआ है उनकी तशखीस के और टेस्ट हैं और दवाइयाँ, उसमें ज़्यादा दवाइयाँ नहीं शामिल होती। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉज मालूम होती है जो काबिल इलाज है और कोई ऐसी वजह जो प्रिवेंटेबल है, उसकी दवाई ज़रूर लिख के दी जाती है। इसमें से कुछ वो वाले टीके होते हैं हार्मोन की शक्ल में जिनकी कमी से मिसकैरेज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोजेस्ट्रॉन है, इसकी गोली अवेलेबल है, अनफॉर्चुनेटली वो महंगी है। अगर क्योंकि उसके लेटेस्ट फॉर्म होंगे माइक्रोनाइज्ड हैं, वो उससे भी एक्सपेंसिव होंगे। कभी हम कुछ टीके दे देते हैं उसमें भी हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन है, वो भी डिबेटेबल है कि ये लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। ये डिपेंड करेगा आप किस लेवल के डॉक्टर के पास गए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्टैंडर्ड या बिल्कुल हमारी ऑथेंटिक फॉलोड गाइडलाइंस नहीं है। वी टेक देम फ्रॉम आइदर यूके और फ्रॉम अमेरिका। तो हमारी गाइडलाइंस जो नेशनल हैं स्टैब्लिश तो करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी नेशनल पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि हम उसमें बहुत पीछे हैं दुनिया से। वी ट्राई टू गेन अप विद देम। तो वो वाले अद्वियात और टीके उनकी कीमत, क्योंकि माइंड यू वो दवाइयाँ बाहर से आती हैं, पाकिस्तान में नहीं बन रही वो कुछ दवाइयाँ, जो उनकी कीमत ज़्यादा है। दूसरी ये बात है कि पिछले 3 सालों में सारी अद्वियात की कीमत जो है वो तकरीबन 18% और कुछ की तो 50% देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज। तो कुछ दवाइयाँ बहुत असेंशियल हैं, वो तो दी जाएंगी मिसकैरेज की, लेकिन लंबी लिस्ट नहीं है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कुछ विटामिन होते हैं और कुछ इसी किस्म की प्रोजेस्ट्रॉन की गोलियाँ हैं। दूसरा इनका सवाल था कि अल्ट्रासाउंड अगर बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं उसका क्या हमल पे कोई मुज़िर असर है या नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ मिसकैरेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। यूजुअली जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं एक लंबी सी लिस्ट आ जाती है कि ये दवाइयाँ आपने खानी है। अच्छा देखिए, उसमें जो तो प्रेग्नेंट हो चुकी है और पहली दफ़ा है, जो अलामात हैं, जो प्रॉब्लम है, जैसे नोज़िया वॉमिटिंग है, यस, नोज़िया वॉमिटिंग की कुछ नेचुरल कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो डॉक्टर यकीनन डिस्कस करते हैं। बल्कि मैं तो थोड़ा सा अभी पीछे जाऊंगी, जैसे बात कर रही थी मैडम कि मूड स्विंग्स क्या है। आप लड़कियों को और कपल को और मदर इन लॉ को जो चेंज है, एटलीस्ट हमारी एक मिडिल क्लास में द मदर इन लॉ द हस्बैंड अकम्पनीज द वाइफ, ये बहुत अच्छी चेंज है, ये पढ़े लिखे लोगों की चेंज है। और जी, वो बैठ के ये सारी बातें करते हैं। देखिए, यू टेल द गर्ल कि ये मूड स्विंग्स हैं, यू विल कोप विद इट एंड यू कैन, इट यस, इज यस, एग्जैक्टली। नॉर्मल। जी, सबसे बिल्कुल। पहले आप उसे इंश्योर करें और उसे एम्पावर करें
एम्पावर करना बड़ा अच्छा होता है। खतीजा, जैसे अभी डॉक्टर नुसरत ने बात की कि नोज़िया और वॉमिटिंग बहुत होता है, तो किस ट्राइमेस्टर तक ये नोज़िया और वॉमिटिंग रहती है? यूजुअली हमने ऐसे देखा भी और सुना भी है कि कुछ लेडीज़ को थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी पीरियड ये नोज़िया और वॉमिटिंग रहती है। नोज़िया वॉमिटिंग जो है ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। 70% 80% जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको नोज़िया वॉमिटिंग होता है, ठीक है। और दिस इज़ अ नॉर्मल चेंज ऑफ प्रेगनेंसी। हार्मोन्स ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर जो चेंज लाते हैं जिसकी वजह से नोज़िया वॉमिटिंग होता है। फिल्मों में भी अक्सर हम देखते हैं नोज़िया वॉमिटिंग से डायग्नोसिस भी बन जाता है प्रेगनेंसी का। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग होता है क्योंकि उसमें बीटा HCG हार्मोन होता है, वो लेवल्स उसके हाई होते हैं एंड दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नोज़िया एंड वॉमिटिंग। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो, थ्रू आउट भी ये रह सकता है। और उसकी वजह खाली हार्मोनल चेंजेस नहीं होती, उसकी वजह डाइट भी होती है क्योंकि हमारे जो आंतड़ियाँ होती हैं उनकी मोटिलिटी भी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से कम हो जाती है। स्टमक के अंदर खाना ज़्यादा देर रहता है, बदहज़मी का इशू हो जाता है, हार्ट बर्निंग का इशू हो जाता है, वो भी नोज़िया वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो हम ये कहूँ कि जी ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्राइमेस्टर तक मुख्तसर नहीं, लेकिन यूजुअली सबसे डिफिकल्ट ट्राइमेस्टर होता कौन सा है? यूजुअली जब पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लेनी होती है। कहा जाता है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने ये काम नहीं करना, आपने वो नहीं करना, तो क्या प्रिकॉशंस होती हैं उसमें? अच्छा, जहाँ तक सवाल है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चेंज है बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक नॉर्मल चेंज है। कभी भी हम ऐसा नहीं कहते आप ये ना करें, मतलब आप लेट जाएं, प्रेगनेंसी हो गई है। कुछ खवातीन होती हैं और बेड से लग जाती हैं कि भाई हमें कोई बीमारी हो गई है, हालांकि दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जी, ये बहुत आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत पहला सवाल ये होता है जब आजकल खवातीन आती हैं प्रेग्नेंट होके, डॉक्टर साहब मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, मैं कितने कदम चल सकती हूँ, मैं कितनी देर खड़ी हो सकती हूँ, मैं घर का कौन सा काम कर सकती हूँ और कौन सा काम नहीं कर सकती। इस चीज़ को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चेंज है बॉडी के अंदर। हर उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक चेंज है, इसको हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना कहते हैं। अनटिल अनलेस के कोई ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में ना हो, प्लेसेंटा नीचे है, प्लेसेंटा यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है, कोई और ऐसी कोई इशू नहीं है, तब तक आप एक नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, आप चल भी सकते हैं, आप मॉडरेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी रिकमेंडेशंस देखें तो इवन जो कॉन्टैक्ट एक्सरसाइजेज हैं, जिस तरह के बॉक्सिंग आ जाती है, उसके अलावा वेस्टर्न वर्ल्ड में वो हर तरह की एक्सरसाइज अलाउ करते हैं, इवन स्विमिंग भी अलाउ की जाती है। सो स्टेयर्स चढ़ना या चलना फिरने में कोई ममानत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपका डॉक्टर आपको ये कह दे कि हाँ जी इसमें ये मसला है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई प्लेसेंटा प्रीविया है, कोई ऐसा हमें रिस्क लग रहा है कि जी बहुत ज़्यादा ये एग्जर्ट करेंगे। उसमें भी सीढ़ियाँ चढ़ना इज़ नॉट एन इशू। हमें लग रहा है कि जी पेशेंट के एग्जर्ट करने से प्रेगनेंसी पे कोई इशू आ सकता है, इनको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, इनको टाइम से पहले पेन शुरू हो सकती है। अनटिल अनलेस कोई ऐसी ममानत नहीं है कि अपने डेली एक्टिविटी के जो काम है उनको रोक दिया जाए। अगर फर्स्ट फ्लोर पर कमरा है तो वहाँ तक ना जाया जाए, ये तरह का सच कोई ज़रूरत। जी बिल्कुल। डॉक्टर शबाना, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको, वो इनिशियल स्टेजेस में होती है, तो उसको स्टार्ट में ही किस किस्म के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में किस तरह की चेंजेस लानी चाहिए कि वो अपनी इस जर्नी को इजी और मैनेजेबल वे में लेकर चल सके? एब्सोल्युटली, अभी जो डॉक्टर साहब बता रही थी ना कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नॉर्मल चीज है। सबसे पहले नॉर्मल लोग जो हैं, एक हेल्दी लोग ही प्रेग्नेंट हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है, जब जिस तरह से उन्होंने अभी ये भी कहा कि नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, पूछते हैं जी कैन वी हैव लाइक अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात कर सकते हैं कि नहीं, वो भी इवन कर सकते हैं। मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर रही थी, हम हील पहन सकते हैं कि नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हील चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं, यहाँ पे पार्टीज पे जाना होता है, तो उसमें गिरने का खतरा नहीं है ना, क्योंकि उसका अंडरलाइन आप देखें कि अगर आप कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं, अगर कहीं आपको चोट लगने का खतरा नहीं है, आप पहले भाग रहे थे बहुत ज्यादा, मैराथन रनर है, और उसके बाद जो है आप अपनी एक्टिविटी थोड़ी कम कर लेते हैं, विच इज फाइन। लेकिन अगर आपने जिंदगी में पहले कोई कुछ किया ही नहीं और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आप कहते हैं मैंने स्पोर्ट्स में करना है, मैंने जिम ज्वाइन करना है, तो फिर उसमें गिरने का खतरा, ये ट्रेडमिल पे भागते हुए अगर आपको ट्रिपिंग का खतरा नहीं है, आप एक अच्छे तरीके से, आपको पता है कि व्हाट यू आर डूइंग, इवन वेट लिफ्टिंग भी आपको पता है कि कौन से मसल को कैसे करना है, कोई खिंच ना पड़ जाए, कोई स्पैज़म ना पड़ जाए, तो यू आर अलाउड टू डू दैट। और अब अगर आप देखेंगे जी वो आते हैं आपके पास, तो उसके अंदर सबसे पहले वेट मैनेजमेंट, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी वेट जितना आपका होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फॉलोइंग आपके व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट आपको ब्लड प्रेशर इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, या अगर आपको पहले ही से डायबिटीज का चक्कर है तो उसको जो है अगर वेट मैनेज कर लेंगे तो आपके पास ज्यादा रूम एंड लग्जरी भी होगा। उसके साथ आपकी मोबिलिटी जो होगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सारे, आपकी एक हेल्दी
प्रेगनेंसी गुजरेगी तो एंड रिजल्ट भी आपका, क्योंकि आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए स्पेशली, और हम तो यहाँ पे अमेरिका में बहुत ज्यादा इस चीज को कंडोन भी करते हैं, और मेरे ख्याल वहां पे भी करते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी हेल्दी चल रही है तो एंड में आपका हेल्दी रिजल्ट नॉर्मल डिलीवरी अगर आ जाता है तो ग्रेट, अनलेस एंड अनटिल के वहाँ पे कोई मेडिकल इंडिकेशन है जो डॉक्टर बता देता है कि कोई इश्यू चल रहा है कि हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। आपने अपने वेट को मैनेज करना है, अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करना है, अपने हाइड्रेशन के ऊपर काम करना है, अपनी मोबिलिटी, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, और सपोर्ट सिस्टम आपका जबरदस्त होना चाहिए। अगर आपके फैमिली और आपके साथ रहने वाले और वो सपोर्ट नहीं दे रहे तो आपने खुद से माइंडफुलनेस के साथ अपने ऊपर, अपनी बॉडी, अपनी इमोशनल वेलबींग के ऊपर काम करना है। तो ये पूरा एक पैकेज हो जाएगा। और जो उन्होंने पहले सप्लीमेंट्स कहे थे, दैट्स अ मस्ट, कि फॉलिक एसिड वगैरह, जी थायराइड ना हो, डायबिटीज ना हो, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी से पहले आपको चेक करनी पड़ेंगी। सो अ डॉक्टर्स विजिट with couple, with your husband, with good support system is must. यस। नयाब की तरफ आते हैं। नयाब, मैं आपसे पूछूं तो जब ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो यूजुअली अब हर किसी का लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर सकें प्रेगनेंसी के एक्सपेंसेस। तो आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, वो आपको आके ख़वातीन बताएं कि हम ये लाइफस्टाइल नहीं अपना सकते, हम इतने एक्सपेंस अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको कैसे डील करती हैं, क्या गाइड करती हैं? देखिए, ऑफ कोर्स जो भी हर चीज़ जो है वो आपकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उससे लिंक्ड है। सो आई बिलीव कि जहाँ पर भी हम बात करते हैं हम सोशल क्लास को इसमें से निकाल नहीं सकते। अभी इवन जो हम बातें कर रहे हैं, बहुत सारी जो बातें हम कर रहे हैं वो बहुत एक अर्बनाइज्ड मिडिल और अपर क्लास सेटिंग की हम बातें कर रहे हैं, जहाँ पर लोग इवन अफोर्ड कर सकते हैं ना सिर्फ डॉक्टर्स के विज़िट्स, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि ऐसी जगहों की भी हमें बात करनी चाहिए कि जहाँ पर डॉक्टर तक पहुँचना, उसकी जो एक लॉजिस्टिकल जो पूरा एक ट्रॉमा है, जिसमें ना सिर्फ पैसे हैं लेकिन कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है उन तक पहुँचने का, डॉक्टर्स डिस्पर्स्ड हैं, स्कैटर्ड हैं, डॉक्टर्स की मेडिकल हेल्थ की उतनी कवरेज नहीं है। तो ऑब्वियसली आई बिलीव कि सारा कुछ जो है वो इंटरलिंक्ड है आपकी जो सिचुएशन है उससे। और ये चीज़ जो है वो आई गेस ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है अक्सर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, कि जहाँ जहाँ मुआशी बदहाली होती है वो डिसप्रोपोर्शनेटली उन ग्रुप्स को अफेक्ट करती है जो वल्नरेबल या कमज़ोर होते हैं या जिनकी कोई स्पेशल नीड होती है। Of course, like many people mentioned, yes, pregnancy is a normal evolutionary process, लेकिन at the same time it does have certain specific requirements. ये भी हमें we can't divorce these two issues. तो इस वजह से अगर कोई ऐसी ख़वातीन होती हैं तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हर तबके के अंदर हमें ये चीज़ नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है कि अगर वो इस चीज़ से नर्वस हैं या परेशान हैं, या उनका जिस तरह हमने बात की कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है या कोई ऐसी एडिशनल डिज़ायर्स पैदा हो रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। दे आर नॉट ईवल विमेन फॉर थिंकिंग कि उनके घर में उनका ख्याल रखा जाए, कि उनको किसी भी किस्म की जो जिस फिज़ियोलॉजिकल और फिज़िकल चेंजेस से वो गुज़र रही हैं, हमें हर तबके के अंदर ये चीज़ नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत। देखें, जो दवाइयाँ हैं या डॉक्टर्स विज़िट्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं, ये तो पैसे से आती हैं ना, लेकिन जो प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो किसी तबके की इनमें पाबंदी नहीं है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी खातून आएगी कि जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, वो वसाइल नहीं है कि वो इनक्रेडिबल मेडिकल अटेंशन उनको मिले, तो एटलीस्ट ये ज़रूर हमें नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम अपने घर के अंदर अगर आप ये मतलब अगर वो एक्स्ट्रा केयर चाहती हैं, अगर वो ये कहें कि अब उनसे 5 घंटे घर के काम की बजाय 2.5 घंटे काम होता है, तो दैट्स ओके, दैट इज़ नॉर्मल, इट शुड बी अलाउड। उनके घर के अंदर आज हमने सपोर्ट सिस्टम की बहुत बात की। देखिए, सपोर्ट सिस्टम पे तो पैसे नहीं लगते ना, वो तो तबके से आज़ाद है इन अ वे। तो हमें ये चीज़ नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये एक चीज़ जिससे कोई गुज़र रहा है, ये एक बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट और एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है किसी की ज़िंदगी में,
और इसके साथ साथ जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो इम्पोर्टेंट है। आपने एक बात की कि जो ख़वातीन पिछली जनरेशन की होती हैं एट्सेट्रा, वो अक्सर ये बातें करती हैं कि हमने तो ये कर लिया, तो हमने तो वो कर लिया। आई बिलीव कि हमें ये चीज़ भी नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि माशरा मतलब दी ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज़ चेंज। तो माशरा जो है वो हर वक्त चेंज और एवोल्यूशन से गुज़रता है। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह का और वाकई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी उन ख़वातीन को जो 6 बच्चे कर रही थी, घर के काम भी कर रही थी, सोशल प्रेशर से भी डील कर रही थी। बट जस्ट बिकॉज आपके साथ ये हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आज जब हमारे पास अवेयरनेस है, ज़िंदगी चेंज हो गई है, दुनिया चेंज हो गई है, मैं नहीं समझती कि किसी को गिल्ट करने की ज़रूरत है इस चीज़ पे कि अगर मैंने ट्रॉमा सहा तो तुमने भी वही ट्रॉमा सहना है।